असम की राजनीति में शुक्रवार का दिन बेहद अहम माना गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपने मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार कर रहे हैं। इस विस्तार के साथ ही राज्य सरकार में 12 नए चेहरे शामिल हो चुके हैं जो शपथ ग्रहण कर चुके हैं। अब इन नए मंत्रियों में कई अनुभवी नेता भी शामिल हैं जिन्होंने वर्षों तक संगठन और सरकार दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खास बात यह है कि इस सूची में एक महिला नेता नीलिमा देवी का नाम भी शामिल है, जिससे कैबिनेट में महिला प्रतिनिधित्व की बात भी अब सामने आ गई है और महिला प्रतिनिधित्व को यहाँ मौका भी मिल गया है। लेकिन जब कोई नेता मंत्री बनता है तो जनता के मन में कुछ स्वाभाविक सवाल उठते हैं। आखिर ये नेता कितने पढ़े लिखे हैं, इनके पास कितनी संपत्ति है, कौन सबसे अमीर है, कौन सबसे कम संपत्ति वाला है, इसकी उम्र कितनी है, क्या इनमें से किसी पर भी कोई आपराधिक मामला दर्ज है। इन सभी सवालों के जवाब चुनावी हलफनामे और सार्वजनिक दस्तावेजों में मौजूद होते हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि हेमंत शर्मा के नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए ये 12 नए चेहरे आखिर किस पृष्ठभूमि से आते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कैबिनेट विस्तार आखिर क्यों महत्वपूर्ण है। अब किसी भी सरकार में मंत्रिमंडल केवल प्रशासनिक ढांचा नहीं होता, बल्कि ये राजनीतिक संदेश भी देता है। कैबिनेट विस्तार के जरिए मुख्यमंत्री विभिन्न देशों, जातीय समूहों, सामाजिक वर्गों और राजनीतिक अनुभवों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का ये विस्तार भी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसमें अनुभवी नेताओं के साथ साथ अपेक्षाकृत युवाओं नेताओं को भी मौका दिया गया है। शिक्षा, सामाजिक प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। लेकिन इन सबके बीच सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि आखिर ये नए मंत्री कितने शिक्षित हैं। अब क्या सभी मंत्री पढ़े लिखे हैं? इस सवाल का जवाब है हाँ। कैबिनेट में शामिल किए जा रहे सभी 12 नेता उच्च शिक्षित हैं। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसने कम से कम स्नातक यानी ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त ना की हो। इनमें परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल डिग्री धारक और स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त नेता शामिल हैं। अब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मंत्री कौन हैं, ये भी समझ लेते हैं। नए मंत्रिमंडल में 3 नेता ऐसे हैं जिन्होंने परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की में मास्टर डिग्री हासिल की। अश्विनी राय सरकार ने 1999 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की है। विश्वजीत देमारी ने 2009 में मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में एमए किया है। केशव महंत ने 1990 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय से परास्नातक की डिग्री हासिल की है। इन नेताओं की शैक्षिक योग्यता उन्हें नीति निर्माण और प्रशासनिक समझ के लिहाज से मजबूत पृष्ठभूमि प्रदान करती है। अच्छा, यहाँ प्रोफेशनल डिग्री वाले मंत्री भी हैं। नए मंत्रिमंडल में ऐसे नेता भी शामिल हैं जिन्होंने पेशेवर शिक्षा हासिल की है। डॉक्टर रनोज पेगू पेशे से डॉक्टर है। उन्होंने 1987 में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की है। चिकित्सा क्षेत्र की पृष्ठभूमि रखने वाले नेताओं की संख्या राजनीति में अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए उनकी उपस्थिति खास मानी जा रही है। कौशिक राय ने कानून की पढ़ाई की है। उन्होंने असम विश्वविद्यालय से संबंध में अरुण कुमार चंदा लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। कानून पृष्ठभूमि वाले नेताओं को प्रशासनिक और विधायी प्रक्रियाओं की बेहतर समझ रखने वाला माना जाता है। स्नातक डिग्रीधारी मंत्री भी मौजूद है। बाकी 7 नेताओं ने विभिन्न विषयों में स्नातक डिग्री की प्राप्त की है। अब अशोक सिंघल ने बीकॉम किया है। कृष्णेंदु पॉल ने भी कॉमर्स विषय में स्नातक किया है। जयंत मल्ला बरुआ, बिमल बोरा, पीयूष हजारिका और सुशांत बारगोहन ने कला संकाय में स्नातक किया है। नीलिमा देवी ने के हंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री प्राप्त की है। इस तरह देखा जाए तो हेमंत शर्मा की नई टीम में शिक्षा का स्तर काफी बेहतर नजर आता है। चलिए अब बात करते हैं संपत्ति की। कौन है सबसे अमीर मंत्री? राजनीति में नेताओं की संपत्ति हमेशा चर्चा का विषय रहती है। चुनावी हलफनामों की माने तो नए मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे नेताओं में सबसे ज्यादा संपत्ति अशोक सिंघल के पास है। उनकी कुल संपत्ति 34 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। अब अशोक सिंघल के पास लगभग 21.29 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। इसमें शामिल हैं विभिन्न बैंकों में जमा राशि, नकदी, शेयर बाजार में किए हुए निवेश, बॉन्ड और वित्तीय निवेश। इसके साथ ही बीमा पॉलिसियां भी इसमें शामिल हैं और आगे इसमें कुछ ऋण भी है। आइए ऋण की बात कर लेते हैं। उन्होंने कई बड़ी कंपनियों को शेयरों में निवेश किया हुआ है। इनमें आईटीसी और रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और जुबिलेंट जैसी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा उनके पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की एलआईसी पॉलिसियां भी हैं। उनकी चल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं को दिए गए ऋणों से भी जुड़ा हुआ है, जिनकी कुल कीमत करीब 11 करोड़ रुपए बताई गई है। अब अशोक सिंघल के पास एक महिंद्रा थार रॉक्स और एक होंडा एविएटर वाहन है। सोने और चांदी के आभूषणों की बात करें तो उनके पास लगभग 340 ग्राम सोना और 2.25 किलोग्राम चांदी है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 58 लाख रुपए बनती है। अशोक सिंघल के पास लगभग 13.37 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। अब इसमें शामिल हैं कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि, व्यावसायिक संपत्तियां।
अब दिलचस्प बात यह है कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद उनके हलफनामे में किसी आवासीय भवन का उल्लेख नहीं किया गया है। आइए अब जानते हैं सबसे कम संपत्ति किस मंत्री के पास है। जहां अशोक सिंघल सबसे अमीर मंत्री है, वहीं इस सूची में सबसे कम संपत्ति नीलिमा देवी के पास दर्ज की गई है। हालांकि सबसे कम का मतलब यहां भी करोड़ों की संपत्ति है। नीलिमा देवी की कुल घोषित संपत्ति लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनकी चल संपत्ति लगभग 21.92 लाख रुपए है। इसमें शामिल है नगद राशि, बैंक में जमा राशि और इसके अलावा सोने के आभूषण, और उनके नाम पर लगभग 20 ग्राम सोने के आभूषण दर्ज हैं, जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपए दर्ज की गई है। वहीं उनके पति के नाम पर एक हुंडई ग्रैंड i10 नियोस कार दर्ज है, जिसकी कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए बताई गई है। अब नीलिमा देवी के परिवार के पास लगभग 2.04 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। आइए अब बात करते हैं इस अचल संपत्ति में क्या कुछ शामिल है। इसमें 8 बीघा कृषि भूमि, 1.5 बीघा गैर कृषि भूमि, 1 आवासीय मकान शामिल है। हालांकि ये सारी अचल संपत्ति उनके पति के नाम पर ही दर्ज है। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल में सबसे युवा नेता कौन है। राजनीति में अनुभव को महत्व दिया जाता है, लेकिन युवाओं की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी मानी जाती है। नए मंत्रिमंडल में शामिल नेताओं की औसत आयु लगभग 55 वर्ष है। अब सबसे युवा मंत्री की सूची में सबसे ऊपर नाम आता है पीयूष हजारिका का। इनकी उम्र 48 वर्ष है। पीयूष हजारिका लंबे समय से भाजपा संगठन और असम की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। अपेक्षाकृत कम उम्र में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी उन्हें भविष्य के नेतृत्व के रूप में भी देख रही है। अब समझते हैं कि आखिर इस कैबिनेट विस्तार का बड़ा संदेश क्या है। इस पूरे कैबिनेट विस्तार को अगर एक नजर में देखें तो कई दिलचस्प बातें सामने आती हैं। पहली, मंत्रिमंडल में शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है। सभी नेता स्नातक या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। दूसरी ओर इसमें अनुभवी और युवा नेताओं का संतुलन नजर आता है। तीसरा, एक महिला नेता को इसमें महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व दिया गया है। चौथा, नए मंत्रिमंडल में शामिल नेताओं के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, जो सरकार के लिए एक सकारात्मक संदेश माना जा रहा है। संपत्ति के मामले में जहां कुछ नेता करोड़ों की संपत्ति के मालिक है, वहीं कुछ अपेक्षाकृत साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से भी आते हैं, लेकिन शिक्षा, अनुभव और राजनीतिक सक्रियता इन सभी नेताओं की साझा विशेषता है। शपथ ग्रहण के बाद सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इन नेताओं में कौन कौन सा विभाग सौंपने वाले हैं। आने वाले समय में असम सरकार की नीतियों और प्रशासनिक फैसलों में इनकी क्या भूमिका रहने वाली है। बाकी आपकी कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।